हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 10 18 सेंचुरीज पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये जो है लास्ट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैप 1 को और अगर मैप 2 को हम देखते हैं तो इसमें ना कई सारी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, तो कई सारे चेंजेस हो रहे थे फिर मुगल एम्पायर में, क्योंकि उनके जो वीक सक्सेसर थे, ठीक है, वो लोग अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे। तो कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आए थे और जो बाउंड्रीज थी मुगल एम्पायर की वो चेंज हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर देखो मैप 1 जो है ना, शुरू में 18 सेंचुरी के क्या था यहाँ पर, ये सेक जो ना, ये देखो पूरा एम्पायर इतना मुगल था, ये लास्ट तक इतना इनका एम्पायर था, एक्सटर्नल बाउंड्री है ना। फिर उसके बाद में अंदर ये थे मराठास, हैदराबाद में निज़ाम वगैरह, है ना, जहाँ जैसे ये लोग एक्सिस्ट करते थे पर इतने पावरफुल नहीं थे। ये लोग फाइट कर रहे थे कि इनको रूल मिल जाए। जैसे ही मुगल्स वीक पड़े तो इन्होंने फिर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिख का रूल हो गया था, है ना, यहाँ बंगाल पे ना, और यहाँ उड़ीसा पे, यहाँ पर जो हो गए थे कौन, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। बंगाल पे कब्जा करा था उन्होंने सबसे पहले और उड़ीसा पे, ठीक है, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दीवानी राइट्स भी ले लिए थे। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में हुआ था। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो उससे ना इन्होंने बक्सर के बाद में इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे, मतलब कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की, मतलब सोच लो इतनी बाहर की कोई कंपनी आके अपने यहाँ कब्जा कर ली और कहती है यहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब कोई भी बाहर का आके हमारे देश में बोले कि हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे, मतलब हम टैक्स करेंगे कलेक्ट और आपके ऊपर रूल करेंगे, कैसा लगेगा। तो ये लोग ये कर रहे थे, ठीक है। और फिर यहाँ पर मराठास का रूल हो गया था, है ना, और यहाँ पे रोहिलखंड, तो कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो बॉम्बे पे भी ब्रिटिश का कब्जा था, है ना। यहाँ पर गोवा में पोर्टुगीज़ थे। पोर्टुगीज़ अगर आप देखो ना, गोवा में कई सारे जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमको, वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह भी देखो तो झलकता है वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि इन्होंने बनवाया था। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भी हमारे यहाँ कई कई चीज़ें बनवाई थी, अपने कंफर्ट के लिए बनाई थी उन्होंने, अपने फ़ायदे के लिए, पर हमारे यहाँ पे ये सब है। और पौंडीचेरी पे जो फ्रेंच का कंट्रोल था, ठीक है। और ये फोर्ट डाविस, ये तो उन्होंने बनवाया था, सेंट डाविस ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इन पे कंट्रोल था। अब 1765 में क्या हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। 1765 में ना जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे, ठीक है। तो उनका ना कई सारी जगहों पर कब्जा हो गया था ब्रिटिशर्स का। उन्होंने कई सारी जगहों टेरिटरी में, इन ईस्टर्न इंडिया में, ये ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। व्हाट दिस मैप टेल अस, तो हम इन मैप से हमको क्या पता चलता है कि कंडीशन जो 18 सेंचुरी में थी ना इंडिया की, चेंज हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड जो मतलब बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स का राज हो गया, कई सारे जो छोटे मोटे किंगडम्स निकल के आ गए हैं ना, तो इंडिपेंडेंट, तो मुगल की अथॉरिटी इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि किस तरीके से इमर्जेंस हुआ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप का, ठीक है। न्यू पॉलिटिकल ग्रुप निकल के आया सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 18 सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18 सेंचुरी मतलब कि 1707, ठीक है। तो शुरू में 1707 से जब औरंगजेब की डेथ हो गई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक देखेंगे हम, 1761 तक देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और फिर उसने ये इस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद में हुमायूं आया, ठीक है, फिर अकबर आया। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में, जो कि अकबर और हेमचंद्र करके जो हिंदू रूलर थे उनके बीच में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुरानी एम्पायर था ईरान का, तो वहाँ से आया था, तो उसके बीच में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास को हार झेलनी पड़ी थी, ठीक है। तो फिर मराठास इसके बाद में ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो ये वाला मैप जो है मिड 18 सेंचुरी का है, मतलब कि 1750 के बाद का, है ना। तो ये वाला मैप, ठीक है। तो आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब जैसे कि रिवर भी हो गई। तो ये देखो, ये गंगा रिवर है ना। तो गंगा रिवर को बंगाल में क्या बोलते हैं, गंगा रिवर को बंगाल में पद्मा कहते हैं, ठीक है। और जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, हमारे यहाँ तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, पर बंगाल में इसको जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना और गंगा का नाम है पद्मा। और जब ये दोनों रिवर मिल जाती है ना, बंगाल में, सॉरी वेस्ट बंगाल, वो बांग्लादेश में, सॉरी हम फिर से बताते हैं आपको, कन्फ्यूजन नहीं, बंगाल बोल दिया था, यहाँ बंगाल लिखा हुआ था ना इसलिए। तो यह ब्रह्मपुत्र जब जो बांग्लादेश में एंटर करती है, इतना एरिया बांग्लादेश का हो गया है ना, तो बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसको बोलते हैं जमुना। और जब गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसको कहते हैं पद्मा। और जब जमुना एंड पद्मा मिल जाती है तो इनको कहते हैं मेघना, ठीक है, मेघना बनती है। फिर जब मेघना रहती है ना, मेघना यहाँ के ये डेल्टा बनाती है यहाँ पर, तो सुंदरबन डेल्टा रहता है इतना बड़ा, यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम जो है ना सुंदरी ट्री से पड़ा है, वहाँ पर ट्री होता है इसलिए सुंदरी ट्री है, तो उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये भी रिवर्स आप देखो, जैसे कि ये इंडस रिवर है, ठीक है। तो इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, पंचनद होते हैं फिर ये, है ना। तो कहते हैं इसको, मिल जाती है जब यहाँ पर
ये वाली, और यहाँ पर नर्मदा रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ड्रेन हो जाती है, ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है ये। बाकी से सारी रिवर देखो आप ऐसे जाती हैं, ठीक है। पर ये जो है रिफ्ट वैली के कारण, यहाँ पर क्या है, रिफ्ट वैली है, मतलब कि दरार पड़ी हुई है। एक जब ना भूकंप वगैरह, तो दो जो पूरी जो ज़मीन होती है ना टुकड़े हो जाते हैं, उसके बीच में जो एक खाई टाइप की बन जाती है, ठीक है। तो वो रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर बहती है, उसके कारण ये इस तरफ आके गिरती है अरेबियन सी में। बाकी सारी रिवर देखो आप इस तरीके से बहती है इधर पर, है ना। फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, तो एम्पायर देखते हैं लेटर मुगल्स, है ना। तो चैप्टर 4 में जैसे कि हमने देखा था, मुगल्स ना एकदम हाई सक्सेस रहा था इनका, स्टार्ट फेसिंग वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी जब खत्म हो रहा था, तो इस टाइम पर मुगल्स को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो कई सारे उसके फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, कई सारी जो रीज़न थे उसके, जैसे कि एम्पर औरंगज़ेब था ना। औरंगज़ेब कौन था? औरंगज़ेब जो था ना, शाहजहाँ का बेटा था, ठीक है। शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब था। तो उसने क्या किया था, शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था और अपने भाई की पिटाई कर दी थी और ख़ुद राजा बन गया था, ठीक है। तो औरंगज़ेब की कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी ना, जिसकी वजह से बाकी सारे रूलर्स उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो ऐसी कैसी पॉलिसीज़ थी, एक तो ना फर्स्ट ये क्या करता था, औरंगज़ेब ने ना जजिया टैक्स लगा देता था, जो मतलब कि दूसरे रिलीजन वाले उनको टॉलरेट नहीं करता था बिल्कुल भी, है ना। और सिख के जो गुरु थे उनको भी इसने एग्जीक्यूट करवा दिया था, जो तेग बहादुर थे गुरु, तो उनको ना इसने एग्जीक्यूट करवा दिया था, उनकी जान ले ली थी इसने। तो दूसरे रिलीजन वालों को टॉलरेट नहीं कर रहा था और ना ह्यूमिलेट करता था। पहले मुगल्स क्या करते थे, हमने पढ़ा है पहले की जो अकबर के टाइम पर, अगर राजपूत वालों को भी हराते थे वो लोग, तो उनको क्या बोलते थे, आप वतन जाके ले लो, अपने तरीके से रूल करो, उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे। पर औरंगज़ेब के टाइम पर यहाँ पर ना ह्यूमिलेशन करने लगा था वो, लोगों को ना बेइज्जत भी करने लगा था, जैसे कि अगर किसी का किंगडम उसने अनेक्स्ट किया है, हराया है किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से ना इसका जो बहुत ज़्यादा लोग इससे गुस्सा होने लगे थे, हाँ। तो यहाँ पर तो औरंगज़ेब का एक और रीज़न था कि ये ना डेक्कन पे कंट्रोल करना चाहता था। डेक्कन वाला रीजन जो सदर्न इंडिया है ना, तो इसको डेक्कन कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू है पूरा बीच में। तो ये वाले रीजन पे वो कंट्रोल करना चाहता था, तो कई सारे बहुत सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा था। तो ना यहाँ क्या हो रहा था, उसके बहुत सारा पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा था। अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो आएगा जब किसान टैक्स देंगे, तो किसान भी गुस्सा हो रहे थे कि इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जा रहा था। तो इसके जो सक्सेसर थे ना, वो बहुत ज़्यादा वीक थे। प्रीसेसर होते जो पहले वाले हैं ना, इसके पूर्वज हो गए, जिसके बच्चे हो गए आने वाले, तो वो हो गए सक्सेसर, ठीक है। तो जो इसके बच्चे वगैरह थे वो सब, तो ना द इफिशियंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, तो टूट चुकी थी। मतलब जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो अच्छे से नहीं रहा था, क्योंकि इतने सारे बच्चे तो होते थे और फिर वो लोग लड़ रहे थे कि कौन बनेगा राजा, है ना। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा था मुगल्स के अंदर कि वो चेक कर सके पावरफुल मनसबदार्स को। मनसबदार बनाते थे ना पहले वो लोग, तो अब मनसबदार्स को वो चेक नहीं कर पा रहे थे। मनसबदार जो थे वो इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे, ठीक है। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, अब नोबल्स जो हुआ करते थे, जो अमीर लोग इनके कोर्ट के होते थे, इनको ये लोग क्या करते थे, गवर्नर की तरह अपॉइंट करते थे। गवर्नर ना उसको सूबेदार भी कहते थे, ठीक है। सूबा जैसे कि प्रोविंस होता है, तो अभी हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, ठीक है। तो सूबा प्रोविंस होता है, ठीक है। तो सूबेदार क्या करता था, जो कि नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है, जो उनके कोर्ट के अमीर लोग होते थे, हाँ। तो उनको ना जैसे इसके रिश्तेदार वगैरह हो गए, तो वो सूबेदार कहलाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो पैसा भी ले लिया इन्होंने, मिलिट्री भी ले ली, और क्या चाहिए, कंट्रोल तो इसी से होगा ना। तो इनके पास में रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, दीवानी एंड फौजदारी, ठीक है। मिलिट्री को क्या बोलेंगे, मिलिट्री को फौजदारी, और जो दीवानी रेवेन्यू को, तो दोनों चीज़ें ली। अब तो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे कि देखा उन्होंने मुगल एम्पायर जो राजा है कमज़ोर हो गया है, दिस गिव देम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर आ गई। अब जब मिलिट्री जो रेवेन्यू वाली पावर आ गई, तो इकोनॉमिक उनके ऊपर कंट्रोल हो गया, मिलिट्री पावर भी आ गई और पॉलिटिकल पावर भी, इतने बड़े रीजन में मुगल एम्पायर के। एज दी गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल, जैसे ही गवर्नर ना अपना कंट्रोल कर लेता था और ज़्यादा मजबूत कर लेता था कंट्रोल प्रोविंसेस में, जो ना क्या होता था इससे, जो मुगल्स के लिए जो पैसा जाता था ना जो राजा को, वो कम हो जाता था। रेवेन्यू जो राजा को दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता था, क्योंकि ये लोग अपनी जेब भरने लगते थे। देख रहे हो आप, गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए, ठीक है। तो गवर्नर अब क्या कर रहा है, उसको मिलिट्री रेवेन्यू दोनों एडमिनिस्ट्रेशन उसने ले लिया अपने अंडर, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री पावर उसके पास में आ गई। अब वो क्या करेगा, अपना कंट्रोल को और मजबूत करेगा, और फिर उससे अब मुगल्स जो राजा है उसके पास में ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ ना अथॉरिटी, उसके पास में ज़्यादा ना पैसा नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये लोग ना कम कर देंगे जो रेवेन्यू देना। फिर पीजेंट एंड ज़मींदार रिवेलियन, अब पीजेंट और ज़मींदार भी रिवेलियन कर रहे थे, क्योंकि कई पार्ट जो थे नदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में, अब ये देखो नदर्न इंडिया ये वाला हो गया, वेस्टर्न ये वाला हो गया, ईस्टर्न ये वाला हो गया, सेंट्रल ये हो गया, सदर्न ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसी जगह पर क्या हो रहा था, पीजेंट नदर्न एंड वेस्टर्न में, ठीक है, नदर्न एंड वेस्टर्न में पीजेंट जो थे रिवेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि उन वो लोग ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। हमने आपको बताया ना, डेक्कन में बहुत सारे ये लोग कब्जा करना चाहते थे, तो बहुत सारी इनकी रेवेन्यू जो
ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होती जा रही थी। तो ये लोग कहाँ से वसूलेंगे, पीसेंट से वसूलेंगे, ठीक है। अब पीसेंट कहाँ से लाएगा, वो ब्याज में वो क्या करते हैं, उधारी लेते हैं वो लोग ज़मींदार से और मनी लेंडर्स से, तो वो भी फंस रहे थे। तो सभी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दीज रिवॉल्ट समटाइम कॉज बाई दी, जो प्रेशर था ना माउंटिंग टैक्स, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ टैक्स की वजह से। एट दी अदर टाइम्स दीज वर अटेम्प्ट पावरफुल चीफ्टियंस टू कंसोलिडेट। तो क्या होता था, पावरफुल जो चीफ्टियन थे, जो चीफ हुआ करते थे, वो भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बहुत ही अपना ना मतलब और ज़्यादा उनको पावर मिल जाए। सब पावर के लिए ही लड़ रहे थे। उस टाइम पर कोई गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, है ना। सभी को लगता था जितनी ज़्यादा पावर ले ले हम ले लें, है ना। मुगल अथॉरिटी जो थी ना, मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे जो रिवेलियस ग्रुप थे, ठीक है। बट दीज ग्रुप ना अब क्या कर रहे थे, इनके पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी आ रही थी और अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। मुगल एम्पायर जो आफ्टर औरंगज़ेब के जो बच्चे आए थे उसके बाद में, तो वो लड़ते झगड़ते भी रहते थे। और ना ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी शिफ्ट हो रही थी, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, लोकल चीफ्टियंस थे और अदर ग्रुप्स के पास में जो पावर जा रही थी, ठीक है, इनके पास में पावर आ रही थी। तो ये लोग ना क्या कर रहे थे, ये लोग ना जो औरंगज़ेब के सक्सेसर थे, जितने भी उनके जो बाद में आए राजा वगैरह, तो एम्पर, तो वो लोग ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जो गवर्नर इंडिपेंडेंट हो रहे थे, जो लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। यही बताया गया कि फाइनेंशियल बैंकरप्सी देखने को मिल रही थी, दिवालिया निकलने वाला था एम्पायर का। मतलब कि अब पैसे नहीं बच रहे थे किसी के पास में। जो किसान था ना, वो भी उधारी लिया करता था किससे, जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जो क्रेडिटर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग उनको पैसे दिया करते थे कि आप कर लो। वो लोग क्या करते थे, वो लोग चक्रवर्ती ब्याज लगा देते थे, तो ये लोग फंस जाते थे। जो किसान होते थे, चक्रवर्ती ब्याज मतलब कि इतना ज़्यादा ब्याज लगा देते थे ना वो लोग, कि जो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं, कि वो लोग जो पीसेंट थे वो पे ही नहीं कर पाते थे। हाँ, तो वो लोग फंसे रह जाते थे। तो इस चक्कर में उनका भी रेवेन्यू घट रहा था। क्या हुआ था, जो मिडिस्ट मतलब कि जो बीच में जब इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह चल रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस, तो एक आया रूलर ईरान का, नादिर शाह आया लूट मार मचाने इंडिया में, ठीक है, दिल्ली में। तो इसने खूब लूटा दिल्ली को 1739 में, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जो वेल्थ थी दिल्ली की, वहाँ से चुरा करके ले गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर और भी आया अटैक करने वाले, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली था ना, उसी के साथ में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में, है ना, जिसमें मराठा को हरा करके तो फिर वो यहाँ से लूट के लेके गया था बहुत सारी चीज़ें। तो इन्वेजनर्स ने कई बार रेड किया। अफ़गान रूलर था अहमद शाह अब्दाली, ईरान का था नादिर शाह, ठीक है। तो जो ना इसने नॉर्थ इंडिया में अटैक किया 5 बार अटैक करके लेके गया 1748 से 1761 तक, ठीक है। तो इससे 5 बार अटैक किया और फिर लूट के लेके गए। हाँ, ऐसे ही नहीं बने हैं ये लोग इतने अमीर, जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं, तो उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया, इतना माल लूट के गए हैं ना इधर से, अगर वो चुकाना चाहें तो वापस नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। उनको कई साल लग जाएंगे, इतना जो 200 सालों में उन्होंने लूट मार मचाई है यहाँ पर। इंडिया इतना प्रॉस्परस, मतलब सब कॉन्टिनेंट जो हमारा था ना, इतना ज़्यादा प्रॉस्परस, हमारा देश इतना ज़्यादा अमीर देश था ना, इतना ज़्यादा, मतलब कोई भीख नहीं मांगता था इधर पे, सब कुछ ना कुछ काम करते थे। तो यहाँ पर जब हमने देखा नादिर शाह का अटैक, देखते हैं, ठीक है, डेवास्टेशन कर दिया, दिल्ली में तबाही मचा दी थी नादिर शाह के इन्वेजन ने, ये ईरान का था, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे कि मुगल ट्रेजरी में से 60 लाख रुपीज़ लेके गए थे वो लोग, सम थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड कॉइन्स लेके गए हज़ारों। पहले इन्होंने किया अटैक वटैक, खूब सारा लूट के लेके गए, फिर बची कुच्ची कसर अंग्रेज़ों ने पूरी कर दी, है ना, वो भी लूटने में लगे रहे। तो ये देखो गोल्ड वेयर इतना ज़्यादा, 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, हाँ, जो इतना ज़्यादा पैसा लेके गए। और पीकॉक थ्रोन भी लेके गए थे। पीकॉक थ्रोन शाहजहाँ ने बनवाई थी, वो बहुत ज़्यादा ना, ये आर्ट कल्चर ये सब ना उनको बड़ा पसंद था, तो ज़माने भर के स्ट्रक्चर वगैरह बनवाते थे वो लोग, है ना, और गार्डन्स वगैरह। और ये पीकॉक थ्रोन बनवाई थी इन्होंने, इसमें इन्होंने कोहिनूर का हीरा लगाया था। तो पहले तो नादिर शाह के पास में पहुँच गया, फिर घूम घाम के कोहिनूर का हीरा, मतलब ना अपना शाहजहाँ से, फिर नादिर शाह, फिर रंजीत सिंह के पास भी पहुँचा था, और फिर उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स चुरा लिए फिर उसको, है ना। तो पीकॉक थ्रोन में लगा था हीरा उन्हें, मतलब अपनी गद्दी पे उन्होंने हीरा लगवाया था। बड़ी सुंदर होगी फिर तो वो, है ना। तो हम देखा भी था स्ट्रक्चर उसका, जो पहले जब हम आर्ट एंड कल्चर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कि इस तरीके से डिज़ाइन किया, पियाटाडूरा कहते हैं, पियाटाडूरा डिज़ाइन बनाया जाता था। तो ये पोर्ट्रेट दिया है नादिर शाह का, लूट मार मचाने वाले इंसान का, ठीक है। फिर अनदर अकाउंट मिलता है इन्वेजन का इम्पैक्ट का, वही लूट मार मचाओ, यही सब लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने गरीब हो गए थे लोग, इतने गरीब हो गए थे कि जो ना मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे वो बेगर हो गए थे, वो भिखारी हो गए थे, भीख मांगने लगे थे। जो बड़े स्टाइल क्लोथ में रहा करते थे उनके पास में कपड़े ही नहीं बचे थे, अब कपड़े ही नहीं पहन पा रहे थे। जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी जिनके पास में, अब उनके पास में घर नहीं बचा था, वो होमलेस हो गए थे। न्यू सिटी जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी, तो वो ना तबाही हो गई थी, मतलब पूरा टूट फूट गए थे, वहाँ पर टूटे फूटे मकान थे बहुत ही ज़्यादा। नादिर शाह देन अटैक किया ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा को, तो मतलब इतनी ज़्यादा लूट मार मचाई थी नादिर शाह ने। फिर बची कुची कसर फिर अहमद शाह अब्दाली ने भी कर दी थी, है ना, फिर ब्रिटिशर्स ने कर दी।
ऑलरेडी अंडर द सीवियर प्रेशर, अब इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, मतलब अटैक हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं, लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जो गवर्नर वगैरह थे, चीफ्टियंस थे। अब सोचो मुगल की अथॉरिटी को कितनी चोट पहुंच रही थी, है ना। तो द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय कॉम्पिटिशन, अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा था डिफरेंट नोबल्स में, जो ग्रुप ऑफ नोबल्स थे, नोबल्स ही तो बने थे गवर्नर, है ना। तो गवर्नर जो थे, सूबादार भी कहते हैं उनको, है ना, याद रखना, सूबादार, ठीक है। तो यही लोग तो थे, तो इनके बीच में भी कंपटीशन हो रहा था, कौन कितना जगह हड़पेगा, मतलब कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो दे डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो इनके ना 2 ग्रुप हो गए थे, जैसे कि ईरानीज़ एंड तुरानीज़, 2 ग्रुप हो गए थे इनके नोबल्स के। टर्किश टिशन थे जो कि तुरानीज़, तो ईरानी हो गए थे, तुरानी हो गए थे, है ना। तो बहुत लंबे समय तक जो मुगल एम्परर थे ना, वो पपेट बन गए थे, कठपुतली हो गए थे ईरानी और तुरानी के। मतलब ये 2 पावरफुल ग्रुप थे, ये ईरानी एंड तुरानी, इनके मतलब मुगल एम्परर को ये नचा रहे थे। इन लोगों ने कठपुतली बना लिया था मुगल एम्परर को, ठीक है। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन, तो बहुत ही ज़्यादा ये जो सबसे बेकार ह्यूमिलेशन इनको देखने को मिला, जो मतलब इनकी हिस्ट्री में हो सकता है कि सबसे बेकार हो इनके लिए, जो बेइज्जती हुई थी 2 मुगल एम्परर्स, फारूक शियार एंड आलमगीर की, 2 की। जो फारूक शियार था और आलमगीर 2 था ना, इसको ना मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया था। जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ होती है ना, तो उसको असैसिनेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जब किसी को कोई इनको मार देता है, ठीक है। एंड अदर 2 जैसे कि अहमद शाह थे और शाह आलम 2 थे, तो इनको ना अंधा कर दिया था इनके नोबल्स ने। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन है कि उनके नोबल्स राजा को अंधा कर दिए, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट, अब नए स्टेट निकल के आए थे, उनके बारे में देखते हैं हम। जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, है ना, और हैदराबाद के बारे में, है ना। तो विद द डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, की डिक्लाइन हो रही थी अथॉरिटी, गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, सूबेदार जो थे, है ना। द ग्रेट जमींदार कंसोलिडेट कर रहे थे अपनी अथॉरिटी को, जमींदार भी अपना ना पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। थ्रू दी 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी, थ्रू दी 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर जो था ना, कई सारे हिस्सों में टूटने लगा था, इंडिपेंडेंट होने लगा था, मतलब कि रीजनल स्टेट निकल के आ रहे थे अलग अलग। ब्रॉडली स्पीकिंग, स्टेट इन द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स, हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने देख लिया कि रीज़न क्या था, ठीक है, जैसे कि उनका एम्पायर डिक्लाइन क्यों हो रहा था, तो हमने ये सब देखा। अब हम देख रहे हैं कि न्यू स्टेट कैसे निकले, ठीक है। जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में देखेंगे, ये न्यू स्टेट थे। फिर उसके बाद में सिख, जाट एंड मराठास की पावर देखेंगे कि ये लोग भी इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर में बहुत सारे रीजनल स्टेट्स निकल के आ गए थे, है ना। तो जो स्टेट्स जो हैं ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे, फर्स्ट तो देखा हमने, जो ना इनको डिवाइड कर सकते हैं हम 3 ओवरलैपिंग ग्रुप में, 1 ये है, ये 2 ये है और 3 ये है, ठीक है। फर्स्ट ना क्या बताया गया यहाँ पर, ओल्ड मुगल स्टेट, ठीक है। ओल्ड मुगल जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद की, तो वो वाली ये लोग क्या हुए, ये पावरफुल हो गए और इंडिपेंडेंट हो गए। तो पहले तो सबसे पुरानी वाली जो मुगल की प्रोविंसेस थी उनके बारे में, वो इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। फिर स्टेट जो कि इंजॉय करती थी इंडिपेंडेंस, मुगल के अंदर ही जो इंडिपेंडेंस को इंजॉय करती थी, जो कि वतन जागीर के तौर पर, तो वो लोग फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। वतन जागीर हमने पढ़ा था ना, जैसे कि मुगल्स क्या करते थे, अकबर के टाइम पे हमने देखा था कि जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे, शादी कर लेते थे राजपूत प्रिंसेस से, है ना। और जो अगर जो राजपूत हारते भी थे उनसे, जो मुगल्स थे, तो वो लोग क्या करते थे, उनको बोलते थे आप इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते हो, पर मुगल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, राजा मुगल्स ही हैं, आप रूल कर सकते हो अपने रीजन पे। तो ये वतन जागीर वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो कि राजपूत बहुत ज़्यादा थे इसमें, है ना। तो फिर आखिरी ग्रुप कौन सा था, आखिरी ग्रुप था जो कि मराठा, सिख एंड जाट का, ठीक है। तो ये ना, ये तो अलग ही थे, मतलब मुगल से ये लोग अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहते थे, पर जो स्ट्रॉन्ग जो एम्पायर था मुगल, तो उसकी वजह से ये लोग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो डिफरेंट साइज हैड सीज देयर ओन इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी निकाली मुगल से, ठीक है, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस उन्होंने मांगी, ठीक है। फाइट करके इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जीती, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं हम, जो कि आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू, ठीक है। तो ये वाले जो थे आर्म्ड स्ट्रगल किए थे, ये वाले जो वतन जागीर वाले, ये ओल्ड मुगल की प्रोविंसेस जो थी, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले हम ओल्ड मुगल प्रोविंसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वतन जागीर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में मराठा, सिख एंड जाट के बारे में, ठीक है। तो इतना पढ़ना है हमें, समझ रहे हो ना क्या बताया हमने आपको, ठीक है। तो अभी इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स निकल के आए थे, तो उनमें 3 टाइप के स्टेट देखेंगे हम। सबसे पहले जो स्टेट मुगल्स के अंदर थे, ठीक है, पुराने वाले, उनके बारे में, फिर वतन जागीर के बारे में देखेंगे, फिर सिख वाले देखेंगे, मराठा एंड जाट। तो ये 3 तरीके के स्टेट्स हम देखेंगे जो नए स्टेट निकल के आए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पोर्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पर जो पेंटिंग वगैरह बनवाते थे ना ये लोग अपनी। तो फारूक शियार रिसीव कर रहे हैं नोबल को, ठीक है, नोबल आए हैं इनके कोर्ट में, फिर बाद में नोबल्स ने इनको पिटाई कर दी, है ना। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस स्टेट्स थे ना, जो निकल के रहे थे ओल्ड मुगल प्रोविंसेस से 18th सेंचुरी में, तो उनमें से जो
पुरानी मुगल प्रोविंसेस से निकल के आए थे ना, 3 इंडिपेंडेंटली हुए थे जो 3 स्टेट, जैसे कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ऑल 3 स्टेट थे ना फाउंड किए गए थे हाई मुगल नॉवेल्टी ने, जो कि पहले उसके गवर्नर थे, ठीक है, जो लार्ज प्रोविंसेस के। हमने देखा था ना जो गवर्नर जो कौन बनता था, जो उनके नोबल्स हुआ करते थे, उनके रिश्तेदार होते थे उनको। अब रिश्तेदारों ने यहाँ पे धोखा दे दिया यहाँ पे ना, मतलब मुगल की अथॉरिटी को नहीं माना, अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश कर लिया। सादत खान ने अवध को फाउंड किया था, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को फाउंड किया था, एंड असफ जहाँ ने किसको, हैदराबाद को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसने किसको फाउंड किया था, ठीक है। इनको आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में लेके, रेवेन्यू पे कब्जा करके, मिलिट्री को कंट्रोल में लेके, है ना, इस तरीके से उन्होंने कब्जा किया। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन, तीनों के पास हाई मनसबदारी पोजीशन थी, ठीक है, एंड एन्जॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्रर, और अच्छा खासा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस था एम्प्रर का, ठीक है, जो राजा था ना उसका अच्छा खासा इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, तो इन्होंने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है। वो असफ जहाँ एंड मुर्शीद कुली खान की 7 रैंक थी 7,000 ईच, तो असफ जहाँ की 7,000 और मुर्शीद कुली खान की भी 7,000, तो इनकी 7 रैंक हमने पढ़ा था मुगल में कि 7 रैंक हुआ करती थी, रैंक जो होता था ना, तो मतलब ये लोग इतने हाई नोबल्स थे। एंड सादत खान की 6,000 थी, ठीक है, तो तीनों अच्छे खासी पोजीशन पे थे, तो बाद में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। हैदराबाद जो है निज़ाम उल मुल्क ने असफ जहाँ उन्होंने फाउंड किया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है किसने फाउंड किया है हैदराबाद में। फिर बाद में निज़ाम का ही रूल चला था 1947 तक, फिर इसी का रूल चला था, निज़ाम वगैरह चलते थे वहाँ पर। फिर उसके बाद में अपनी डेमोक्रेसी आई है ना, तो अपनी गवर्नमेंट बनी, तो ये निज़ाम हटा दिए सब, राजा वगैरह कोई नहीं बचा फिर, है ना, तो राजा थे उनको ना पेंशन पे डाल दिया था, है ना। फिर फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, तो ये जो असफ जहाँ थे ना, ये मोस्ट पावरफुल मेंबर थे, जो कोर्ट था मुगल एम्पर का, फारूक शियार जो था ना, जिसको पिटाई करी थी इनके नोबल्स ने, तो उसके जो कोर्ट में ये लोग क्या थे, असफ जहाँ मोस्ट पावरफुल मेंबर थे वहाँ के, है ना। ही वॉज इंटरेस्टेड विद द गवर्नरशिप, तो इनको गवर्नरशिप दी गई थी अवध की। अवध पावरफुल प्रोविंस थी, है ना, तो उसकी गवर्नरशिप मिली थी अवध की मिली थी इनको, जो कि असफ जहाँ थे। इन्होंने क्या किया फिर, अपना जो चार्ज था ना डेक्कन में भी फैला लिया, डेक्कन ये वाला रीजन है ना हमारी कंट्री का साउथ वाला पोर्शन में, तो इन्होंने डेक्कन में भी अपना कब्जा कर लिया। मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस, जो मुगल गवर्नर थे डेक्कन प्रोविंस के, ड्यूरिंग 1720 से 22 तक असफ जहाँ ने पूरा कंट्रोल कर लिया था उसके पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। पॉलिटिकल तो इसी का हो गया था, ठीक है, जो अपने साथ वाले उठा लिए इसने वहाँ पर बिठा लिए, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल कर लिया। टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेजेस, जो टर्मोइल मची हुई थी डेक्कन में उसकी फ़ायदा उठाया इन्होंने। टर्मोइल मतलब कि उथल पुथल मची हुई थी बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर, मतलब स्टेबल कंडीशन नहीं थी, क्योंकि ना जो कंपटीशन चल रहा था नोबेलिटी की, वही पावर की लड़ाई है ना, तो कंपटीशन चल रहा था। ही गैदर द पावर इन हिज हैंड, तो उन्होंने अपनी पावर जो पावर थी अपने हाथ में रखी, एंड जो वहाँ के एक्चुअल रूलर बन गए, तो डेक्कन में इनका कंट्रोल हो गया हैदराबाद स्टेट में, तो ठीक है, वहाँ पर निज़ाम का कंट्रोल हो गया। असद जहाँ जो थे ब्रॉड स्किल्ड सोल्जर, तो ये जो ना स्किल्ड सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए थे नॉर्थ इंडिया से, हु वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन दी साउथ, तो नॉर्थ इंडिया से ये साउथ इंडिया में लेके गए थे अपने खुद के सोल्जर्स एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, मतलब कि इनको धोखा ना पड़ जाए, वहाँ पर भी सब लोग लड़ रहे थे ना पावर के लिए, ठीक है, इसलिए ये अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर, तो उन्होंने मनसबदार अपॉइंट किए एंड ग्रांट किए जागीर। जागीर भी उसी तरीके से होती है जैसे कि इक्ता होता है। इक्तादारी सिस्टम में क्या होता था, जो इक्ता होता था ना, तो इक्ता दे दिया जाता था कि इसको एक जो जैसे कि मनसब जो इक्तादार है उसको दिया जाता था, तो वो इक्ता से लैंड कलेक्ट जो टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है, और वहीं पर रहता भी था। पर जागीरदारी में क्या होता था, ये टैक्स तो कलेक्ट करते थे पर वहाँ पर रहते नहीं थे, ठीक है, उस ज़मीन पर वो रहते नहीं थे, वो कहीं और रहते थे। तो इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया, जो अपने सोल्जर लेकर के आए थे और मनसबदार अपॉइंट किया, वो जागीर दी, और तो ही स्टिल सर्वेंट ऑफ मुगल एम्प्रर, और ये सर्वेंट थे अभी भी मुगल एम्प्रर के, पूरी तरीके से इन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट तो हो गए थे पर मुगल की अथॉरिटी को ऐसे मान लिया था कि नामचारी के लिए है, ठीक है। सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस, तो मतलब इनको ना कोई भी जो डायरेक्शन नहीं था दिल्ली से, एंड कोई इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता था। द मुगल एम्प्रर मियरली कन्फर्म्ड डिसीजन, तो मुगल एम्प्रर जो थे ना वो इसके डिसीजन में हाँ मिला देते थे, जो भी निज़ाम लिया करते थे डिसीजन, तो उनके डिसीजन पे वो हाँ कह देते थे, ठीक है। तो मतलब सारी पावर निज़ाम के हाथ में हो गई थी। स्टेट ऑफ हैदराबाद जो था उसको ना और ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मराठास भी अटैक कर रहे थे वेस्ट से, है ना, मराठास भी अटैक कर रही है, हैदराबाद है तो वेस्ट से मराठा अटैक कर रहे हैं इधर पर, ठीक है। और इनके ऊपर ना जो इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ थे नायक्स, तो उनसे भी इनको फाइट करना पड़ रहा था, जो कि प्लेट्यू में थे, डेक्कन प्लेट्यू जो है, ठीक है, तो वहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू ये वाला, ठीक है, अब तो समझ गए होगे ना, तो ये तो इधर पर उनको इससे ही फाइट करना पड़ रहा था। निज़ाम के एम्बिशंस ना और ज़्यादा हाई थे कि वो कंट्रोल करना चाहते थे जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है कोरोमंडल कोस्ट का। आप देखो कोरोमंडल कोस्ट कौन सा होता है, ये जो सदर्न इंडिया है ना हमारा पूरा,
तो यहाँ पर कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ठीक है। तो इतने कोस्ट होते हैं, इधर पर 3 नाम दिया है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और यहाँ पर ना उत्तरी सरकार कहते, सिरसार कहते हैं इसको, और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट होता है। तो यहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि ना जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पर ब्रिटिशर्स भी थे, और ब्रिटिशर्स ना वहाँ पर बहुत ट्रेड किया कर रहे थे, और रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे वहाँ पर। ब्रिटिशर्स ना पावरफुल होते जा रहे थे यहाँ पर। हमने मैप 2 में देखा था, देखते हैं एक बार और, ठीक है। तो मैप 2 में यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ना ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था ये, और फ्रेंच भी थे, है ना, पोर्टुगीज़ यहाँ पर थे, और बॉम्बे में ब्रिटिशर्स थे। ये मैप देखा था ना हमने। फिर उसके बाद में हैदराबाद, ये देखो हैदराबाद में यहाँ पर कंट्रोल हो रहा था निज़ाम का। ये देखो ये निज़ाम है, ठीक है। और निज़ाम का, हाँ ठीक है, निज़ाम हो गया। अभी देखते हैं हम आगे निज़ाम। तो निज़ाम की आर्मी में क्या क्या था? निज़ाम की आर्मी में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हाँ सवारी थी एलिफेंट्स की, 400 एलिफेंट रखे हुए थे ये, ठीक है। और हॉर्समैन थे हु रिसीव, जिनको 100 रुपये जो ना मतलब वो वाली पेमेंट मिलती थी, कैश वाली, ठीक है। ये सब है। अब अवध के बारे में देखते हैं। अवध जो है बुरहान उल मुल्क सादत खान, तो इतना बड़ा नाम है, आप सादत खान बस याद रख लेना, ठीक है। तो इन्होंने फाउंड किया था, है ना, अपॉइंट किए गए थे सूबेदार के तौर पे अवध के। ये पहले सूबेदार थे अवध के, ठीक है। फिर उन्होंने स्टेट को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब फाउंड कर लिया। वॉज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इमर्ज ब्रेकअप। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट था बहुत ही ज़्यादा अवध। अब क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये बहुत प्रॉस्परस रीजन था। यहाँ पर रिच एलुवियल सॉइल थी, गंगा प्लेन नदी बहती है। यहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पर टैक्स भी अच्छा मिलेगा, है ना। तो प्रॉस्परस रीजन था, और रिच एलुवियल सॉइल थी जहाँ पर अच्छी खासी खेती होती थी। और मेन ट्रेड रूट था ये नॉर्थ इंडिया के बीच में और बंगाल के बीच में, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड भी हुआ करता था। बुरहान उल मुल्क जो थे ना, तो उनके पास में कंबाइंड ऑफिस थे, सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। 3 ऑफिस लेकर के बैठे थे वो, ठीक है। 3 ऑफिस थे, सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी, जो कि बुरहान उल मुल्क थे उनके पास में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में कहें हम तो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री पावर जो थी, अफेयर्स थे, वो कौन लेके बैठा था? ये लेकर के बैठे थे, है ना, जो कि प्रोविंस ऑफ अवध के। ये है बुरहान उल मुल्क सादत खान, ठीक है। तो उन्होंने भी अपनाना शुरू कर दिया था। अब बुरहान उल मुल्क जो थे ना, उन्होंने कोशिश किया कि जो ना मुगल का इन्फ्लुएंस है अवध रीजन से बिल्कुल ही कम कर देंगे हम, ठीक है। तो उनके जो ऑफिस होल्डर थे जागीरदार, उनको भी कम कर दिया, और ना जो कि मुगल अपॉइंट करते थे उनको पूरा तरीके से कम कर दिया, ठीक है। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ, जो रिड्यूस करते साइज, जो जागीर जो कि दी जाती थी ना जागीरदार को, तो वो भी कम कर दी। अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट, तो इनके लॉयल सर्वेंट इन्होंने खुद ही अपॉइंट कर लिए, ठीक है, कि इनको भी धोखा ना मिल जाए इसलिए, ताकि जो भी खाली पोजीशन हुई थी। अकाउंट ऑफ जागीरदार्स वर चेक्ड, तो इनको ना जो अकाउंट था जागीरदार का एकदम से बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाता था, ताकि चीटिंग वगैरह ना हो। और रेवेन्यूज़ को भी पूरा डिस्ट्रिक्ट में रीअसेस किया जाता था, कितना कहाँ पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसे की बात है। तो देखते थे वो, एंड अपॉइंटेड बाय दी नवाब कोर्स, तो जो भी ऑफिशियल नवाब अपॉइंट करते थे ना, तो वो ये सब करता था, चेक करता था, ये सब करता था, है ना। और फिर इन्होंने क्या किया? सीज कर लिया आर्ट्स एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। तो इन्होंने सीज कर लिया जो राजपूत जमींदार थे, और एग्रीकल्चरली फर्टाइल जो लैंड था अफगान्स ऑफ रोहिलखंड का, तो बहुत सारा इनका भी एरिया हो गया था। स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन, तो जो स्टेट थे ना वो डिपेंड थे लोकल बैंकर्स के ऊपर एंड महाजन्स के ऊपर, ये लोन दिया करते थे। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर, ये ना सोल्ड करते थे राइट्स, इसी को कहते थे रेवेन्यू फार्मर्स। रेवेन्यू फार्मर्स क्या होते थे? इजारदार सिस्टम जो होता था ना, उसमें रेवेन्यू फार्मर्स होते थे, जिनको ना क्या करते थे? रेवेन्यू फार्मर्स वो होते थे जो भी ना बिड लगती थी, नीलामी होती थी, कौन मतलब टैक्स कलेक्ट करने की, जो भी हाईएस्ट जो प्राइस देता था उसको ये राइट मिलता था, ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको। तो ये रेवेन्यू फार्मर्स होते थे, ठीक है, टैक्स कलेक्ट किया करते थे, अग्री किया करते थे। फिर ना ये टैक्स कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फार्मर्स, और फिर ना ये स्टेट के साथ में एग्रीमेंट कर लेते थे कि इतना पैसा तुमको दे देंगे, ठीक है, मतलब कि राजा को इतना पैसा मिल जाएगा, है ना, और बाकी का अपने पास रख लेंगे। एक फिक्स्ड सम देंगे वो, चाहे कम नहीं होगा उससे ज़्यादा भी नहीं होगा, बस उतना होगा जितना देंगे, ठीक है। लोकल बैंकर्स गारंटी द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू स्टेट, तो लोकल बैंकर्स जो थे उन्होंने गारंटी कर दिया जो पेमेंट ये देंगे ये लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इतना पेमेंट तुमको महीने के आखिरी में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रेंट देते ना उसी तरीके से इनको पेमेंट देना पड़ रहा था। तो रेवेन्यू फार्मर्स थे ना, उनको थोड़ी फ्रीडम भी मिलने लगी, क्योंकि वो फिक्स सम ऑफ जो मनी तो था, मनी ना स्टेट को दे रहे थे, तो इनको थोड़ा फ्रीडम भी मिल गई कलेक्शन करने में टैक्स वगैरह। तो ये डेवलपमेंट जो थी ना न्यू सोशल ग्रुप के, जैसे कि मनी लेंडर्स, बैंकर्स, टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट। तो बहुत ज़्यादा ना मनी लेंडर्स और बैंकर्स, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, ये पहले नहीं हुआ था कभी भी, जो इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, है ना। तो इजारदारी सिस्टम भी था यहाँ पर रेवेन्यू फार्मर्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजारदार आपसे पूछेंगे क्या होता है, जागीरदार क्या होता है ना।
तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब बंगाल का देखते हैं। बंगाल ना मुग़ल एम्पायर से निकला था, मुग़ल कंट्रोल से, अंडर मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने इसको फाउंड किया था। ये ना अपॉइंट किया गया था नायब के तौर पे, एक डिप्टी गवर्नर था ये प्रोविंस का, ना ही मनसबदार था, ना ही ये नोबल जो ना पावरफुल पोजीशन पे था, है ना। तो गवर्नर नहीं था ये, सूबेदार भी नहीं था। तो ना ये बस एक डिप्टी गवर्नर था, नायब कहते थे इसको, जो कि मुर्शीद कुली खान थे, है ना। मुर्शीद कुली खान जो थे वो कभी फॉर्मल सूबेदार थे ही नहीं ये। तो इन्होंने क्या किया, सारी पावर अपनी सीज़ करी इन्होंने, और वेंट विद दैट ऑफिस। तो इन्होंने जितनी भी पावर थी ना जो कि ऑफिस में थी, सारी पावर अपने कंट्रोल में ली। लाइक हैदराबाद एंड अवध के जो रूलर थे ना, उन्होंने किया था। ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कब्जा कर लिया। तो मुगल इन्फ्लुएंस को ये कम करने लगे बंगाल में, एंड ट्रांसफ़र कर दिया सारे मुगल जागीरदार्स को उड़ीसा भेज दिया इन्होंने। ऑर्डर किया मेजर रीअसेसमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल। सारे जागीरदार थे उनको भेज दिया उड़ीसा, ठीक है। और फिर से देखा कितना पैसा आता है। फिर जो रेवेन्यू आता था उसको कलेक्ट करते थे कैश में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी यहाँ पर सारे ज़मींदार के ऊपर। ज़मींदार इतने बेचारे हो गए थे कि इनको एक अमाउंट देना ही पड़ता था अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो किसान होते थे वो ज़रूरी नहीं कि वो लोग क्या फसल अच्छी हो, ख़राब हो गई तो उनको ना वैसे वो डेप्ट में फंस जाते थे। डेप्ट जो होता था, जो कि ना मनी लैंडर्स हुआ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा ब्याज पे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो उनको लोन दिया करते थे, तो वो फंस जाते थे। किसान नहीं दे पा रहे टैक्स, तो ज़मींदार के पास में कहाँ से आएगा, तो ज़मींदार को भी बोरो करना पड़ जाता था, उधारी लेता था वो बैंकर्स से और मनी लेंडर से, ठीक है। दोज अनेबल टू पे, जो भी पे नहीं कर पाते थे अगर जो कंटिन्यू रेवेन्यू राजा को, तो उसको ना अपना ज़मीन जो था बड़े ज़मींदार को बेच देना पड़ता था। मतलब उनकी ज़मीन छिन जाती थी अगर उनको वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो उनको टैक्स जो उनकी ज़मीन थी वो चली जाती थी। एक्शन हुआ था ना रीजनल स्टेट का 18th सेंचुरी में बंगाल में, तो उसमें कई सारी चेंजेस देखने को मिले थे। ज़मींदार्स में भी क्लोज कनेक्शन हो गया था स्टेट एंड बैंकर के बीच में, जो कि हमको देखने को मिलता है हैदराबाद में भी, अवध में भी, और जब बंगाल अलीवर्दी खान के अंदर था तब भी। ड्यूरिंग हिस रेन, तो इनके रेन के टाइम पर, इनके जो शासन के टाइम पर, तो जगत सेठ जो था, बैंकिंग हाउस था एक जगत सेठ का, तो वो ना बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया था, ठीक है। यहाँ पर देखो ये खोट लगाए हुए हैं, अलीवर्दी खान बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अगर हम चील की निगाहों से देखें, बहुत ही तेज़ निगाहों से देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 3 कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं हमको बंगाल, अवध एंड हैदराबाद में, ठीक है। जो ये इनमें 3 कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, थ्रू मनी ऑफ द लार्ज स्टेट वर एस्टैब्लिश बाय ईस्ट वाइल मुगल नोबल्स। तो जितने भी बड़े स्टेट थे ना, ईस्ट वाइल मुगल नोबल थे ये, है ना। तो उन्होंने मतलब कि उन्हीं के थे ना, मुगल के थे रिश्तेदार वगैरह, तो उन्होंने ही कब्जा कर लिया था। जो नोबल्स थे, उनके अमीर लोग थे, उन्होंने ही। और ये ना बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे, बहुत ज़्यादा शकी हो रहे थे ये लोग, शक करते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि उनको मिला था, दैट दे हैड इनहेरिटेड इन पर्टिकुलर दी जागीरदारी सिस्टम। तो जागीरदारी सिस्टम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे थे ये लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा शकी हो रहे थे, शक कर रहे थे ये लोग, ठीक है, इस पर, क्योंकि उन लोगों ने भी तो मतलब उनको भी तो अच्छा सारा टैक्स चाहिए ना, तो उन्होंने भी इसको बदला फिर, है ना। कई लोगों ने तो जैसे कि रेवेन्यू फार्मर्स वाला इजारदारी सिस्टम भी शुरू कर दिया था। सेकेंड जो था, फर्स्ट तो हमने ये देख लिया, ठीक है। सेकेंड जो उनकी मेथड थी ना टैक्स कलेक्शन की, वो डिफरेंट थी। रेदर देन वो रिलाई नहीं करते थे, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते थे ऑफिसर्स जो थे स्टेट के। ऑल 3 जो रिजीम थी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी रेवेन्यू फार्मर्स से कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये लोग मतलब कि डिपेंडेंट नहीं थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जो कि ऑफिसर्स थे, ये लोग डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे थे। रेवेन्यू फार्मर्स जो थे उनको बोली लगती थी, इजारदारी सिस्टम था, तो इससे रेवेन्यू फार्मर्स आते थे, ठीक है, कलेक्ट करते थे ये रेवेन्यू, और स्टेट को एक फिक्स सम दिया करते थे। प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी जो था ना, उसको डिसअप्रूव करते थे मुगल्स को पसंद नहीं था ये जो इजारदारी सिस्टम था, ठीक है, तो उसको डिसअप्रूव करते थे ये लोग, है ना। और मुगल्स, और स्प्रेड हो गया था ये सारे इंडिया में 18th सेंचुरी में ही सारे इंडिया में स्प्रेड हो गया था। जो ना जो इसका इम्पैक्ट था इजारदारी का, ये ना थोड़ा डिफरेंट था। जो कंट्री साइड जो कि विलेज वाला एरिया हो गया वो। थर्ड कॉमन फीचर देखने को मिला हमको, ऑल दीज रीजनल स्टेट जो थे वो इमर्ज हो रहे थे रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट रिलेशनशिप हो रहा था रिच बैंकर्स के साथ में, मर्चेंट के साथ में, जो स्टेट थे उसका। अब जो रिच बैंकर्स और मर्चेंट थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, अब ज़रूरी नहीं कि रेवेन्यू फार्मर्स हमेशा पूरी तरीके से पैसा दे पाए, है ना, स्टेट को। तो रेवेन्यू फार्मर्स ना अपनी ज़मीन जो था गिरवी रख देता था इनके पास में, और जो रिसीव करते थे लैंड सिक्योरिटी, तो ये जो बैंकर्स थे ना गिरवी रख लेते थे ज़मीन इनकी, और कलेक्ट करते थे टैक्स वहाँ से अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल हो गया था रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट का। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड द बैंकर्स वर गेनिंग स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पूरे इंडिया में जो रिच बैंकर्स थे और मर्चेंट थे, तो उनका ना पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा था, पॉलिटिकल ऑर्डर में भी इनका जो इंपॉर्टेंट रोल हो गया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका भी, ठीक है। तो इतना हो गया है, अब बाकी का चैप्टर ना सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।